हेलो, नमस्ते आप सभी को। रागनी यूथ स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। रागनी है तो ये मैं एसपीडी का अभी करंट अफेयर्स कराऊंगी और इससे पहले मैंने करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो 2024 है आपका, मार्च 2024 से लेकर आपका फरवरी 2025 तक मैंने सारे के सारे करंट अफेयर्स करवा दिए मंथली वाला। और इस वीडियो को जो खासियत है मैं बताना चाहती हूँ क्या है कि उसमें सभी के सभी आपका इजी वे में ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ मैंने कवर किया हुआ है। एकदम ईजिली से आप देखोगे एक बार वीडियो को, एक मंथली करंट अफेयर्स देखना और आपको इस तरह से माइंड में बैठ जाएगा। उससे क्या होगा कि कहीं भी एग्जाम्स में जाओगे ना, तो ट्रिक से किए हुए चीज़ जो होता है ना, मतलब माइंड में हिट करता रहता है। अच्छा ये हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था, ये बोला गया था उस वक्त, तो ये आंसर होगा। यही पर्पस था मेरा। अभी भी मैं ट्रिक के माध्यम से ही कराऊंगी, लेकिन एसपीडी का जो आपका स्टार्टिंग पेजेस होता है ना, मतलब 1 पेज करके सारे के सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन होता है, मैं उन चीज़ों को कराऊंगी। तो चलिए ये आप स्टार्टिंग करती हूँ मैं यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। जितने भी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, उसके अकॉर्डिंग मैं सारे के सारे जो 1 पेजेस है उसको मैं कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, 1 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मिशन चंद्रयान 3 है। इसमें क्या बताया हुआ है इस पेज में कि चंद्रयान 3 को जो है 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र से जो है एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और भी 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गया है। यहाँ से मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगी, एक नहीं कई सारे इन्फॉर्मेशन होगा जो आपको याद रहेगा हमेशा। ये तो आपको चंद्रयान 3 समझ में आ गया। इससे पहले बताइए कि चंद्रयान जो है फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था आपका यहाँ पे 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, ये आपका चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था। और कौन सा वो जो व्हीकल था उसे भेजा गया था, PSLV-11 से भेजा गया था, चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था। और उसमें क्या हुआ था कि चंद्रमा पे उसका जो इसरो है उसका टारगेट ये नहीं था कि चंद्रमा पे लैंड कराना है। उसका टारगेट ये था कि चंद्रमा के चारों ओर जो है ना ऑर्बिटर चक्कर लगाना है। ठीक है, चंद्रमा के चारों तरफ परिक्रमा करना है और जल की उपलब्धता की जानकारी लेना था वहाँ से। तो वो चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था वो उस इसलिए हुआ था। सेकंड देख रहे हो आप वहाँ पे 22 सेकंड लॉन्च चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, 22 जुलाई 2019 को। उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे आपका K-Sivan की अध्यक्षता में हुआ था और जियो संक्रोमस लॉन्चिंग व्हीकल 3 के तहत लॉन्च हुआ था। लेकिन एक्चुअली में ये असफल हो गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये जो है 2 है आपका, और इसी का पूरक है आपका चंद्रयान 3। दोबारा से लॉन्च हुआ। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था आपका, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा से सतीश धवन के केंद्र से लॉन्च हुआ था। उस समय उसका अध्यक्ष कौन था, सोमनाथ जी थे। और कौन सा व्हीकल था, लॉन्चिंग व्हीकल M3 यानी कि LVM-3 और M4 से जो है लॉन्च किया गया था। और सफल जो लैंडिंग, 1 मिनट। तो ये जो है आपका 23 अगस्त 2023 को जो है सक्सेसफुली लैंडिंग हो गई थी। अब इसके बारे में जानना ये है कि ये क्या ये जो भारत है ये चंद्रमा पे पहुंचने वाले जो लैंडिंग कराए हैं सफल, वो कितने नंबर के हैं। तो ये चौथा नंबर का कंट्री है चंद्रमा पे लैंडिंग कराने वाले। ठीक है, उससे पहले आपका अमेरिका जा चुका है, USA, 1 मिनट, USA जा चुका है, आपका रसिया जा चुका है, आपका चाइना जा चुका है, आपका उसके बाद चौथा नंबर है जो भारत जा चुका है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये देता है कि चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचने वाले भारत कौन से नंबर के हैं, तो तब फर्स्ट होगा। साउथ पोल पे भारत जो है पहला नंबर है, पहला पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट ये देश जो है भारत बना है। और अगर चंद्रमा पे लैंडिंग करने वाले देश अगर पूछा जाए चंद्रमा पे, तो वो भारत जो है चौथा नंबर पे आएगा। साउथ पोल पे अगर बोलता है क्वेश्चन में, तो वो कितना नंबर होगा आपका, फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपका ये जानकारी थी। और एक इन्फॉर्मेशन मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जो जहाँ पे लैंडिंग किया है विक्रम, लैंडर का क्या नाम था, विक्रम। और जो रोबोट था उसका क्या नाम था, प्रज्ञा रोवर था। ठीक है,
ये क्लियर हो गया। और इसके बारे में, और जहाँ पे लैंडिंग किया था विक्रम, उसका नाम क्या था आपका? शिव शक्ति। प्रधानमंत्री मोदी जी ने का नाम क्या रखा था? शिव शक्ति। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे गैदरिंग हो गया, मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से। तो समझ में आ गई ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन। जहाँ पे लैंडिंग हुआ था उसका नाम था शिव शक्ति, और साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला जो देश था वो हमारा भारत था। और चंद्रमा पे लैंडिंग करने वाला, ऐसे ही अगर बोला जाए तो कौन सा देश नंबर था? भारत जो है चौथा नंबर है। उससे पहले आपका नासा, रशिया, आपका चाइना, देन भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य है ये। ठीक है, इससे पहले ना हम लोग थोड़ा इधर देख लेते हैं, ये बाद में देख लेंगे। ये जो स्टैचू है ना, ये पूछा जाता है हर एग्जाम्स में, आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टैचू कहाँ पे निर्माण हुआ और ये किन का स्टैचू है। तो इसके बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है ना, सामाजिक न्याय की प्रतिमा है, सोशल जस्टिस देख रहे हो आप। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में 125 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस से कैसे याद रखेंगे? आप सबको पता होगा संविधान जो है बनाने में भीमराव अंबेडकर जी का कितना बड़ा योगदान है, उन्होंने ही निर्माण किया है उसका। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहती हूँ इसमें कि ऐसे रिलेट करिए चीज़ों को कि भीमराव अंबेडकर जी ने इस तरह संविधान बनाया कि हर देश के हर एक नागरिक को जो है उसको न्याय मिले। ठीक है, तो न्याय के बारे में कौन सोचता है? जस्टिस के बारे में कौन सोचा संविधान बनाने वक्त? भीमराव अंबेडकर जी। तो इससे आप याद कर लो कि ये सामाजिक जो न्याय की प्रतिमा जस्टिस वाले हैं वो कौन होगा? आपका भीमराव अंबेडकर जी होगा। और दूसरी चीज़ ये सोच लीजिए आप, ये जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है, सपोज मैं अंधी हूँ, ठीक है, तो अंधी हूँ तो ऐसा बोला गया कि अंधे जो लोग होते हैं उसको ज़्यादातर न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ जो है मतलब अन्याय नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं अंधे हूँ तो मेरे साथ न्याय होगा, तो अंधे से रिलेट कर लीजिए कहाँ पे बना होगा जस्टिस का? आंध्र प्रदेश में बना होगा। क्लियर हो गया? ये आप भूलोगे ही नहीं, कभी भी भूलोगे। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ वननेस, एकात्मता की प्रतिमा है, वननेस। अब इस तरह से याद करो कि एमपी के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे जो है मांगधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। तो अब इसको कैसे याद रखें? वन में वननेस है ना, तो वननेस से आप एमपी मतलब शंकराचार्य को याद रखो। वन में कौन रहता है? सारे भगवान सिंहासन पे रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे महल में रहते हैं, लेकिन शंकर जी एक्चुअली कहाँ पे रहते थे ज़्यादा? मतलब ऐसे हम लोग का माइंड में जो माइंड सेट बना है, जंगलों में रहा करते थे। तो वन में क्या हो गया? शंकर जी हो गए। और दूसरी चीज़ हो गई, शंकर जी की मूर्ति आपको पता है कि एमपी में है, ओंकारेश्वर बहुत ही फेमस है वहाँ पे, तो उससे आप कनेक्ट कर लोगे कि शंकर जी की जो मूर्ति है कहाँ पे है? आपका ओंकारेश्वर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति। ठीक है, तो ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, तो इसको ऐसे तरह याद करो, ये किसका मूर्ति है? ये स्टैचू है संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि इक्वलिटी, समानता की बात महापुरुषोत्तम राम जी हमेशा करते थे कि प्रजा और राजा में जो है कोई मतलब असमानता नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजा और प्रजा को मतलब वो भी इंसान है, आप प्रजा भी इंसान है, तो उनको किसी भी तरह का समस्याएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो इक्वलिटी की बात कौन करते थे? राम जी करते थे ना, तो राम जी से याद रखो ना, इक्वलिटी कहाँ हो गया? रामानुजाचार्य हो गया। कहाँ पे बोला कि समानता की बात करते हैं? कब करते हैं वो? मतलब बाद में बोला कि कब करोगे समानता की बात? तो बोला ठीक है बाद में करता हूँ, तो बाद से याद रखिए कि हैदराबाद। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो उसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं हम लोग कि देखो स्टैचू ऑफ जो नॉलेज है उसको इस तरह से रिलेट करिए कि भीमराव अंबेडकर जी को कितना नॉलेज होगा तब जाके वो संविधान लिखे होंगे, कितने ज्ञानी होंगे वो, नॉलेजेबल होंगे ना वो थे। तो उनको कौन सा कैटेगरी में रखोगे? वो महानता की कैटेगरी में आएगा। कौन सा कैटेगरी में आएगा? वो महानता की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जो अंबेडकर जी थे वो महान थे, तो महान नॉलेज था उनके पास, तो ये कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी।
स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में है, और स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये ना श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा उनका स्टैचू है। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, जो प्रोस्पेरिटी है ये ना मतलब बेंगलुरु का संस्थापक है। कौन है बेंगलुरु का संस्थापक जो थे, जिनका नाम था कैंपेगौड़ा। तो कैंपेगौड़ा से आप कनेक्ट कर लोगे तो ये कैंपेगौड़ा ये बेंगलुरु में ही है। और प्रोस्पेरिटी से कैसे याद रखोगे कि ये जो परोस रहा था बेंगलुरु को, क्या कर रहा था वो, परोस रहा था बेंगलुरु को, क्या कर रहा था वो, परोस रहा था। तो ये आपका परोस से बेंगलुरु हो जाएगा। कैंपेगौड़ा बेंगलुरु जैसे ही बोलोगे तो कैंपेगौड़ा आपका माइंड में हिट करेगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस की बात करते हैं तो राजस्थान के पाली जिला में जो है जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय बल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का मूर्ति है। अब इसको हम लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं पीस को, कि जो लोग पीस जिनके पास पीस रखने की शक्तियाँ होती है, जो धैर्य में रहता है, पीस से रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका विजय निश्चित ही होता है। ठीक है, जो पेशेंस के साथ रखते हैं, पीस में रहते हैं, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता, न घबराता है, जो पीस रहता है तो उनको विजय ज़रूर मिलती है। तो विजय से हो जाएगा, विजय बल्लभ से पीस हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ती हूँ, श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा कहाँ पे है। तो ये अमित शाह जी ने रामानुजाचार्य की जो है स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर में भी किया है। तो इस तरह से याद रखो, राम है ना, अगर ऐसा आता है रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस तो पीस बताएगा, तो आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ले जाना, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और श्री है, यहाँ पे श्री राम है ना, तो श्री राम से आप इस तरह से कनेक्ट कर लो ना, श्री यहाँ पे भी श्री है, यहाँ पे भी श्री है, तो श्री से कनेक्ट हो रहा है तो श्रीनगर हो जाएगा, यहाँ पे भी श्री हो जाएगा। तो इस तरह से कनेक्ट कर लो। वैसे ही रामानुजाचार्य की मूर्ति ऊपर भी थी आपका, यहाँ पे 1 मिनट मैंने बताया था। तो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, तो राम जी इक्वलिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे क्या था, स्टैचू ऑफ पीस था रामानुजाचार्य की। तो ये क्या हो जाएगा आपका, श्री से याद रखिएगा, पीस कहाँ हो जाएगा, श्रीनगर में शांति रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। तो ये ना गुजरात की केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पे है। गुजरात के कौन सा जिला में है, केवड़िया जिला में है, और ये नर्मदा नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो उसको हम लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो कहीं ना कहीं यूनिटी पे बिलीव करते थे, ठीक है, मतलब दे बिलीव इन यूनिटी पे वो बिलीव करते थे। तो इसीलिए उनकी जो है स्टैचू कहाँ पे, नर्मदा नदी के किनारे लगाई गई, ठीक है, गुजरात की केवड़िया में। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ पीस की बात, स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो राजस्थान के नाथू शहर में नाथद्वारा स्थित शहर में जो है ऊंची 369 फुट ऊंचे स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की जो है प्रतिमा है। क्या है, भगवान शिव की प्रतिमा है। तो अगर राजस्थान में क्या होता है, अभी पाली में ओम आकार का मंदिर भी बना था, इसमें एक चीज़ जोड़ लीजिए, ओम आकार का मंदिर कहाँ बना है, राजस्थान के पाली में बना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, अब किसी गॉड पे विश्वास करो ना करो, शंकर जी पे ज़रूर विश्वास करते होंगे सभी। तो शंकर जी को आप रिलेट कर लो ना कि बिलीफ किस पे होता है, ज़्यादातर शंकर जी पे होता है ना बिलीफ, तो शंकर जी से याद कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वंदे भारत ट्रेन के बारे में एक बार चलिए देख लेते हैं। वैसे वंदे भारत ट्रेन में एक चीज़ है कि आपको एक चीज़ पूछ सकता है नया, कि जो वंदे भारत ट्रेन है उसका नाम चेंज कर दिया है, उसका नाम क्या है, नमो भारत रैपिड ट्रेन, नमो रैपिड ट्रेन रखा गया है, नमो भारत रैपिड ट्रेन इसका नाम रखा गया है, ठीक है, रैपिड ट्रेन। पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ चला था, दिल्ली से वाराणसी चला था। तो आप ऐसे याद रखो ना, वादी, दिल से दिल्ली, व से वाराणसी, तो वादी, व से वाराणसी, दी से दिल्ली, तो वादी, वादियों में ट्रेन चलाया। कहाँ चलाया ट्रेन, वादियों में ट्रेन चला, हंसी वादियों में क्या चलाया, ट्रेन चलाया। तो वादी से वाराणसी हो जाएगा, दिल्ली से दिल्ली हो जाएगा। आपका दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली से कटरा के बीच वैसे चला था। जो पहली महिला ड्राइवर थी सुरेखा यादव जी थी, सुरेखा जी जो है ट्रेन चलाई थी। वंदे भारत का जो निर्माण है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में होता है, आप सबको पता होगा। और वंदे भारत का जो पुराना नाम था ट्रेन 18 था, अभी नया नाम नमो रैपिड ट्रेन आ गया। दक्षिण भारत की जो पहली भारत ट्रेन थी बेंगलुरु से चेन्नई के बीच चलाई गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे भारत किसान रेल देख लेते हैं, ये बहुत पुराना न्यूज़ है, 20 का न्यूज़ है, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन पढ़ लेते हैं। पहली किसान रेल की शुरुआत कहाँ हुई थी, 7 अगस्त 2020 को हुई थी, महाराष्ट्र के देवबली से, कहाँ, बिहार के दानापुर से हुई थी। महाराष्ट्र यहाँ से लेके, एक मिनट, महाराष्ट्र
ये आपका महाराष्ट्र है, यहाँ से लेके यहाँ पे देववली से बिहार के दानापुर तक गया था। यहाँ पे बिहार है ना, तो बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी, ठीक है। और दक्षिण भारत की ये करने की ज़रूरत नहीं है दूसरी ट्रेन। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब भारत सरकार जो है उसका आगामी लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, मतलब नेक्स्ट तो टारगेट क्या है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल। पता है इसका मतलब क्या हुआ? कृषि में जो है डीजल का उपयोग बहुत ही कम होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के तहत जो है इस्तेमाल की जाएगी। उसका टारगेट रखा है 2024 तक। अब देख के आइए डेटा में कि 2024 तो बीत गया, क्या ये ऐसा अभी पॉसिबल हो पाया है? क्या इस डेटा को भारत सरकार ने जो है कंप्लीट किया है, अचीव किया है क्या? इस डेटा को चेक कर लीजिएगा एक बार। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? ये आपका 2024 तक था। देखिए कि सारी डिजिटल रेडियो लॉन्च हो गया, टारगेट कंप्लीट हो गया है क्या 2024 में। पशुओं में फुट और माउथ एवं ब्रूलोसिस रोग पर नियंत्रण का टारगेट कब है? 2025 तक। बोला था कि 2025 जो है अभी जो पशुओं में जो भी डिसीज़ होती है, जैसे माउथ से रिलेटेड डिसीज़ हुआ, तो फुट से रिलेटेड डिसीज़ हुआ, उसको मतलब ख़त्म करने का टारगेट कब तक रखा था? वो 25 तक रखे थे भारत सरकार। तो क्या वो अभी तो 25 चल ही रहा है, तो उसको नहीं देखना। बस याद रखिए कि पशुओं में फुट और माउथ का जो टारगेट था वो कब तक था? 25 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो टारगेट था कब तक है? 25 तक। अब ऐसे याद रखिए ना, 25, अब तो 25 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा भारत के सभी गांवों में। ऐसे याद करिए, 25 गांवों में जो है क्या बिछाएगा? ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा। कितने गाँव में? 25 गाँव में। कितने गाँव में? 25 गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा, ठीक है। तो ये 25 याद रखिए। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य कब तक है? आपका 25 तक है। मतलब भारत सरकार बोला कि यूरिया में जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना, उसको बंद कर देंगे। कब तक कर देंगे? 25 तक। बोला कि 25 बोरा यूरिया हम लोग जो मंगाते हैं, उस 25 बोरे को अब नहीं मंगाएंगे। कितना बोरा? 25 से याद रखिए कि वो 2025 तक उनका टारगेट था। नेक्स्ट है कि भारत को $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाने का जो टारगेट था वो आपका 25 तक था। मतलब भारत को बोला पौ से 5 ट्रिलियन, पौ से 25। तो याद होगा भारत ने टारगेट रखा है कि 2025 तक जो है भारत का जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो ये 25 अभी इसी में टारगेट रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि कंप्लीट होता है कि नहीं, अचीव कर पाते हैं कि नहीं। तो ये 25 है। पौ से 5, पौ से 25 याद रहेगा। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। इसी 25 तक है। बोला कि 25 आदमी को टीबी हुआ था, उसको ख़त्म करना है। 25 लोगों को जो टीबी हुआ था उसको ठीक करना है। कितने लोगों को? 25 लोगों को। याद रखिए 25 लोगों को ख़त्म करना है। तो इस तरह से 25 याद कर लीजिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि जो टीबी में कितने % की कमी आई है भारत में। अभी डेटा आया था, आई थिंक ये मैंने बताया हुआ है, करंट में ही बताया हुआ है कि कितने जो है % की टीबी की कमी देखी गई है। तो 18% की जो है टीबी में कमी देखी गई है रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल में एथनॉल को 20% मिश्रित करने का टारगेट कब है? 25 तक। बोला कि अब पेट्रोल में जो है ना, अब एथनॉल मिक्स करेंगे 20% तक। तो ये टारगेट कब तक था? 25। बोला कि मतलब ऐसा है कि पेट्रोल में पौ से पेट्रोल, 1 मिनट, पौ से पेट्रोल, पौ से 25। तो इस तरह से करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पौ से पेट्रोल, पौ से 25। ये डेटा मिसमैच है, गलत दे दिया है। $1 ट्रिलियन की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था, ये आप कैंसिल कर दीजिए। ये सेम क्वेश्चन ऊपर में था। वेटिंग टिकट को ख़त्म करने का वेटिंग टिकट को ख़त्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027 तक है। जो रिजर्वेशन हम लोग करते हैं ना, तो जो वेटिंग टिकट है उसको कंफर्म करके कंफर्म करेगा, वो 27 तक टारगेट रखा है। वैसे तो पूछेगा नहीं ये वाला। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2028। ये मैं कभी कंफर्म करूँगी। ये ना यहाँ पे मिसमैच है, ये प्रिंट आउट गलत दिया हुआ है। मैं इसको बता दूँगी कभी, क्योंकि ये और ये दोनों में, सॉरी, ये 5 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट मिसमैच दिया हुआ है। मैं इसको कंफर्म कर दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 ट्रिलियन वाला जो मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगी उसमें मैं ये आपको कंफर्म कर दूंगी ये कब तक ये ट्रिलियन का जो टारगेट था, ठीक है। यहाँ पे मिसमैच है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि ये वेटिंग टिकट 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक था? 2030 तक। क्या लिखा हुआ है कि 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य जो था वो कब तक था? आपका 2030 तक था, ठीक है। तो अब इस तक याद रखो ना,
कोयला 100 मीट्रिक टन कोयला लाएगा। कितना कितना किलो कोयला लाएगा? 30 टन। ऐसे याद रखिए। कितना टन कोयला लाएगा? 30 टन। ऐसे याद रखिए। कितना टन कोयला होगा? 30 टन कोयला होगा। 30 टन क्या होगा? कोयला। तो इस तरह याद रखिए। 2030 तक टारगेट है कि 100 जो मीट्रिक टन कोयला है उसका गैसीकरण प्राप्त करने का टारगेट है। नेक्स्ट है पशुओं में फुट और माउथ रोग से उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक, जो कि यहाँ पे आपका 25 तक था। फुट और माउथ था, यहाँ पे है फुट और माउथ रोग का उन्मूलन का लक्ष्य 30 तक है। ये भी नहीं याद करिए, ये भी ऊपर में दे रखा है। नेक्स्ट है सेवा में $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का लक्ष्य कब है? निर्यात का 2030 तक। ये पता है सेवा क्या होता है? डिजिटली जो हम लोग सर्विस देते हैं ना किसी कस्टमर को, तो उसमें जो है भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए टॉप नंबर बन गया भारत डिजिटली सर्विस देने में। तो ये आपका जो है एक क्या है कि सेवा क्षेत्र में जो है $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है। $1 ट्रिलियन। तो क्या हो जाएगा? 2030 तक होगा। ठीक है। सेवा दे रहा है 30 लोगों को। क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। कितने लोगों को दे रहा है सेवा? 30 लोग को जो है सेवा दे रहा है। कितने लोगों को? 30 लोगों को सेवा दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी कब तक बताएगा? मतलब जितना कार्बन प्रोडक्शन मतलब करते हैं उसको, उसमें जो है 1 अरब टन की कमी लाएगा। कार्बन जितना ही हम लोग बाहर करते हैं, कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, उतना ही 1 अरब टन की कमी लाएगा। कब तक? 30 तक। बोला 30 तक जो है हम लोग कार्बन का उत्सर्जन में कमी ला देंगे। 1 अरब का कितना का कमी ला देंगे? 1 अरब टन की कमी ला देंगे। ठीक है। 30 तक। कितना तक? 30। नेक्स्ट है आपका विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य क्या है? 30 तक। बोला है कि ग्लोबली यानी कि पूरा वर्ल्ड में, विश्व में जो है भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी। भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी। तो तीसरी से वैसे याद रहेगा, और 2030 तीसरी 30 कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय रेल को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य कब तक है? 30 तक है। नेक्स्ट पढ़िए क्या है? भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन कब तक है? मलेरिया का कब तक है? 30 तक। टीबी का कब है? 25। ये इंपॉर्टेंट है। ये मलेरिया, टीबी, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। तो भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया कब तक खत्म करने का टारगेट है आपका? 2030 तक है। कुल वाहन में जो है वो 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक है? ये 2030 तक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने का 30% टारगेट है 30 तक। ठीक है। 30%। 30। HIV एड्स को ख़त्म करने का कब तक है? 2030 तक। एड्स को देखिए, एड्स लिख लीजिए एड्स लिख लीजिए, मलेरिया का इम्पोर्टेंट कर लीजिए, और टीबी का कर लीजिए, और जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का था वो कर लीजिए। ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये जो HIV था कब तक था? 30 तक, और मलेरिया दोनों के दोनों 30 है। बाकी ऊपर में जो है टीबी वो बस 25 है। ये इतना याद रखिए। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला भी इम्पोर्टेंट है 30 तक। ठीक है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का टारगेट है 30 तक। 500 गीगावाट का ऊर्जा प्राप्त करेगा। ये पूछ सकता है 500 गीगावाट का ऊर्जा वाला कितना होगा? 2030 तक होगा। ठीक है। ये 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 30 तक है। कर लीजिए दोनों ही, जितना वाट बोलेगा ना ऊर्जा वो 30 में ही मारिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 30 तक ही है दोनों का दोनों। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब है? 40 तक। बोला है भारत सरकार की चंद्रमा पे जो है हम लोग यात्री को भेज देंगे, यानी कि ह्यूमन को भेजेगा चंद्रमा पर। अभी तक ये बताइए कि पूरा वर्ल्ड में कितने लोग चंद्रमा पे जा चुके हैं? पूरा वर्ल्ड में आदमी, अभी तो रोबोट विक्रम लैंडर ये सब गया है, लेकिन आदमी कितना गया है चंद्रमा पे मैं बता देती हूँ। चंद्रमा पे अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति गया है, उनके साथ 2 व्यक्ति और थे जो लैंडिंग की है, स्पर्श किए चंद्रमा को। जो 2 व्यक्ति थे वो लैंडिंग तो नहीं किए ना, जो व्यक्ति नीचे उतरे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो गए थे चंद्रमा पे। उसके बाद अभी तक कोई व्यक्ति यात्री में कोई नहीं गया है। जो भी गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं। अभी सुनीता विलियम्स जी वापस आई है, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कितने दिन कौन सा मिशन के लिए गई थी, कितने दिन तक वहाँ पे रही, और उससे पहले क्या कोई व्यक्ति है जो वहाँ पे मतलब उनसे ज़्यादा दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारा है। तो ये मैं करा दूंगी। फिलहाल अभी मैं बताऊँ कि चंद्रमा पे अभी तक कोई नहीं गया है। एक गया है एक व्यक्ति जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उसके पीछे 2 व्यक्ति और थे, उन्हीं के उसी व्हीकल में
एल्ड्रिंग था और आई थिंक कोलिंस था, माइको कोलिंस करके 2-3 व्यक्ति थे, तो उतरे थे वो, सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत ने चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है कब तक? 40 तक। 40 जब ऐसे याद रखिए, जब 40 साल का व्यक्ति हो जाएगा ना तो जो है अंतरिक्ष पे जाएगा। और यहीं पे ऐड कर लीजिए गगनयान पे कितने दिन का लक्ष्य रखा है? गगनयान पे, गगनयान मिशन है ना, तो 2028 तक टारगेट है कि गगनयान से 2028 में गगनयान पे भेजेंगे, गगनयान मिशन लॉन्च करेगी भारत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक है? 47 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट था, मलेरिया वाला भी इम्पोर्टेंट था आपका HIV वाला भी इम्पोर्टेंट था, ये सब इधर नीचे वाला ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। तो ये भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक है आपका? 2047 तक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना है कब तक? 2047 तक, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन का उपयोग है उसको 80% तक कम करने का टारगेट कब तक है? 2047 तक। हाइड्रो से याद कर लीजिए कि हाइड्रो एक अपने आप में ना साउंड करता है हाइड्रो, तो ये ना 47 होगा, हाइड्रो 47 में ही होगा, ऐसे याद रखें। जितना बड़ा ये जो वर्ड्स है उतना ही बड़ा वो समय भी लेगा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का टारगेट कब है? परमाणु, तो प से परमाणु, और यहाँ पे क्या होगा? 2047 हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा का कब तक होगा? 2047 तक। ये जो ऊर्जा वाली चीज़ है, हाइड्रो वाली चीज़ है, ऐसे बम वाली चीज़, ये सब याद कर लीजिए कि ये कब तक होगा। ऐसे बम नहीं है, ये कार्बन है, ये परमाणु ऊर्जा ये अलग चीज़ होती है, तो उनको याद रखिए कि ये सब ना बहुत लॉन्ग टर्म भेजेगा, बहुत समय लगेगा, 2047 तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है वो कितना तक है? 2047 तक। बोला है कि भारत जो है ऊर्जा में इंडिपेंडेंट हो जाएगा, किसी से इम्पोर्ट नहीं करेगा भारत, और कुछ मतलब खुद से वो जनरेट करेगा। तो वो कब तक का टारगेट रखा है भारत ने? तो ये आपका 2047 तक का टारगेट रखा है, ठीक है, ऊर्जा में। पोत निर्माण जो है आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य कब है? 2047 तक। पोत निर्माण में निर्भरता जो है हासिल करने का टारगेट कब है? पोत निर्माण, सबमरीन वगैरह होता है ना पोत, वो वाली, 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है कितना? 50 तक। मुंबई शहर में कितना सारा कार्बन जो है प्रोड्यूस होता है, तो उसमें बोला है कि इसमें प्रोड्यूस का मतलब हम लोग शून्य कार्बन करेंगे तो कितना तक होगा? 50 तक। मुंबई में कितना तक हो? मुंबई में सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे लास्ट में जो टारगेट है कंप्लीट अचीव करेगा 50 में, तो इस तरह से याद रखिए। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? जो भारत ने बोला है कि नेट जीरो जो है कार्बन का हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, कब तक? 2070 तक। अब भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक है? ये है आपका, दोनों ही 70 तक होगा। तो ये मेरा जो है ये आपका स्पीडी का करंट अफेयर्स था, ये आपका 1 पेजेस वाली थी, तो मैं वो एक एक करके मैं सारा कंप्लीट करा दूंगी। और तो चले आज के लिए मैं बस इतना ही, मिलते हैं कल। और मैं एक सूचना दे देती हूँ, मैं आपको जल्दी ही एक वो कराने वाली हूँ, मैप कराने वाली हूँ आपका कॉन्टिनेंट वाली, और वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो सेशन, मैं एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।